गाली दी जा रही है और बीजेपी सिर्फ उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता इस देश में? खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं, उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी। हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के एर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3-3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है मौत को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ।
अरे कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते, अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। मगर इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा, जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी कुर्बानियों से आजाद किया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया। मौलवी अलाउद्दीन, मौलवी इस्माइल काला पानी की सजा काटे, मगर आज देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी से उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता आज इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बन मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। मंत्री जी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बोलने को कौन रोक सकता है भाई? प्रधानमंत्री जी तो कम से कम वचन के माहिर आदमी हैं। अब आज भी बोल गए बोलते बोलते कि अर्बन नक्सल। अब मुझे स्मरण आया कि पार्लियामेंट में किसी ने सवाल पूछा कि अर्बन नक्सल कौन होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है? तो पार्लियामेंट में संबंध विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मातहत कहा कि ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। एक अपरिभाषित चीज का झुंझुना लेकर के प्रधानमंत्री जी घूमते हैं जगह जगह। अब उसमें एक नया अवतार हुआ है, किसी ने एक नया प्रतीक बताया हुआ, जंग लगा हुआ लोहा। अरे साहब, यहां तो कचरे से भी खूबसूरत आकृति बनती है। जंग लगा हुआ लोहा तो बड़ी अच्छी चीज हुआ करती नहीं, यानी वो ना दिखाया जाए, गरीबी ना देखी जाए, 10 लाख का सूट देखा जाए, 5 लाख का सनग्लास देखा जाए, पुलवामा हो रहा और फोटोग्राफी देखी जाए जिम कॉर्बेट की। और अभी क्या हुआ था? अभी भी जब अनंतनाग वाली घटना हो रही थी, पुष्प वर्षा हो रही थी, ये दुनिया देख रही है कि नहीं देख रही है? या इसको नहीं दिखाना चाहिए था? ये तय करना होगा ना। गरीबी अगर आपके यहां है तो हरी चादर से नहीं ढकनी चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। आपकी फैसलों में अमीर और गरीब का फासला नहीं होनी चाहिए। जितनी मोहब्बत आपको एक उद्योगपति से, उतनी अगर मोहब्बत देश के गरीबों से होती ना, कोर्निश करते, सलाम कहते, प्रणाम करते लगातार। देखिए, मैं बता रहा हूं, वो तो मैंने अर्बन नक्सल वाला बात पहले ही कह दिया कि पार्लियामेंट में कहा गया कि इसकी परिभाषा दीजिए। प्रश्न पूछा गया 1.5 साल पहले, कहा वो कोई परिभाषा नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी, आपकी संसद ने ये कहा, लेकिन आप लेके घूम रहे हैं। आपका उद्देश्य, चलिए घूमिए, लेकिन उसी पर क्यों था? ये जब किसी के भाषण का 99%, 99.9 अगर कांग्रेस को या विपक्ष को समर्पित है, तो प्रधानमंत्री जी, ऑल इज नॉट वेल विथ यू एंड योर पार्टी। बाकी चुनाव है, हम फिर भी आपके लिए शालीन शब्दावली का प्रयोग करेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी एक मित्र के लिए आत्मसमर्पण कर गए। रमेश विदुरीज अब्यूजिव लैंग्वेज ऑफ कॉलिंग कुंवर दानिश अली, ठीक है, बड़वा, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी, ETC। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर्ड FIR अगेंस्ट मिस्टर विदुरी एंड अरेस्ट हिम। ये डिमांड लेकर आए थे। ये FIR दर्ज हो गया। जरा पलट कर दिखा दीजिए सर वो। जी ये जो है वादप्ता अगर ये दर्ज हो गया है, ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में ये हमें राइट्स है, ये हमें अधिकार है कि मैं पकड़ता हूँ। सुनिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में हमें ये अधिकार है, ये हमारा रास्ता था, डेमोक्रेटिक वे था, हमने उसका इस्तेमाल किया है। अब हम प्रतीक्षा करेंगे कि आगे कार्रवाई किस तरह से बढ़ती है।
जो कुछ घटना घटी है उसके विषय में बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। पूरा वीडियो वायरल है और पूरी दुनिया के लोगों ने देखा और आप लोगों ने भी उसे चलाया। लेकिन उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतनी बड़ी घटना भारत के उच्च सदन में घटने के बाद उसके बाद भी तमाम तरह के पॉलिटिकल पार्टियों ने सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया है। जिस तरह का स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए था, ना तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने लिया, ना तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया, ना विपक्ष के नेताओं ने लिया। बयान तो सबों के आए हैं, लेकिन उस बयान से अंबेडकर समाज पार्टी संतुष्ट नहीं है। बाकी बातें अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी आपसे करेंगे। बताएं। ये देखिए, आज जो भाजपा के राज में भाजपा का राज है और भाजपा के राज में अगर सांसद भी सुरक्षित नहीं है, वो भी संसद के अंदर, तो आम जनता का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा। मुसलमानों को किस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। एक मुस्लिम सांसद को सरेआम गाली, गुंडा, कटुआ, भड़ुआ और टेररिस्ट कहा गया है और उसका किसी कोई मतलब संज्ञान, सिर्फ बात चल रही है, बातों से बात नहीं बनेगी। आज हमने ये FIR दर्ज कराई है रामवीर बुधूड़ी के खिलाफ और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी और इसका जवाब अब मुस्लिम की लड़ाई दलितों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम नहीं लड़ पा रहा उस लड़ाई को। तो निश्चित तौर से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई को लड़ेंगे। हाफिज गुलाम सरवर, मेरा सवाल ये है कि बाहर तो लोगों को सुनने को मिलता था कि कटुआ मुल्ला, अब संसद में भी इस तरीके के भाषा सुनने को मिल रहा है, किस तरह देख रहा है? यही चीजें हैं जिस पर रात भर चिंतन मनन करने के बाद भाई तेज सिंह जी से हम लोगों की मतलब बात हुई, मशवरा हुआ और सुबह ये तय हुआ कि हर हाल में हम लोग प्रतीक्षा में थे कि बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। स्वयं बहुत बड़ी पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी कहती है, जिसके सांसद कुंवर दानिश अली है। तो बहन जी को स्वयं चाहिए था इस पर एक्शन। आप बताएंगे बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी, आपको दानिश अली जी के घर पर नहीं जाना था, आपको गांधी जी के समाधि पर जाकर बैठ जाना था और वहीं आपको कहना चाहिए था कि गांधी तेरे देश में, बापू तेरे देश में, मुसलमान अब आ गए किस भेष में। अब तक तो सड़क पर पीटते थे, सड़क पर गाली बकते थे, कटुआ मुल्ला और आतंकवादी कहते थे। अब सदन के अंदर, उस सदन के अंदर जिस सदन में भारत के तमाम लोगों की तकदीर लिखी जाती है, उस सदन के अंदर, जिस सदन के अंदर भारत के भविष्य को तय किया जाता है, तो क्या यह भारत का भविष्य दर्शाता है कि आने वाले दिनों में सदन में भी अब हमारे लोग सुरक्षित भी नहीं है और शायद उनके जाने का रास्ता बंद किया जा रहा, क्योंकि सिर्फ गाली गलौज नहीं है, ये कहा गया तू निकल बाहर, मैं तुझे देखता हूँ। चैलेंज, एक सवाल है, बाहर क्या देखना चाहते हैं? ये आप बताएं। चैलेंज क्या करेंगे? मॉब लिंचिंग में हजारों मुसलमान मार दिए, लाखों मुसलमान मार दिए, तो इसका मतलब दानिश अली की भी मॉब लिंचिंग होने वाली है। ये मॉब लिंचिंग हो रही है और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, भाजपा RSS स्पॉन्सर्ड है। ये रामवीर बुधूड़ी नहीं बोला, वो सिंगल व्यक्ति नहीं है, ये पूरी पार्टी बोली है, पूरी जो भारत चलाओ पार्टी BJP वो बोली है, उसका ये ऐलान है। वो कुंवर दानिश अली जैसों को वो बाहर निकल के देखेंगे और सड़क, उसके बावजूद सदस्यता रद्द नहीं होती। नहीं, सदस्यता रद्द नहीं होगी, वो नहीं करे। जब सरकार का स्पॉन्सर्ड है, पार्टी का स्पॉन्सर्ड है और अभी तक ओम बिरला जी हैं, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। सदन के अंदर भद्दी गालियां दी गई हैं एक सांसद को। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर सुरक्षित नहीं है तो इस देश का मुसलमान कैसे सुरक्षित होगा, इस देश का दलित कैसे सुरक्षित होगा, ये सोचने की बात है। तो निश्चित तौर से हम रामवीर बुधूड़ी को चैलेंज करते हैं, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाए सड़कों पर, तारीख तय कर ले। और हम दलित निपटेंगे, दानिश अली बाद में निपटेंगे, उससे पहले हम लोग निपटेंगे, अम्बेडकर समाज पार्टी के लोग निपटेंगे। अच्छा हाफिज गुलाम सरवर, मेरा सवाल है कि एक मिनट, कटुआ मुल्ला इस तरीके का शब्द सुन के कैसा लगता है? क्योंकि भारत तो आजाद देश है। देखिए, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है जी। आप लाख कटुआ मुल्ला आतंकवादी आपने कहा, लेकिन ये मुद्दा संविधान का है, ये मुद्दा देश का है, देश के सर्वोच्च ये मुद्दा देश के सर्वोच्च पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत जिसको आप लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, हालांकि हम लोकतंत्र का मंदिर नहीं कहते हैं, देश का सबसे बड़ा पंचायत है वो, और वहां आप अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो खुले खुले आप संविधान का विरोध करते हैं। इसलिए इसको आप ये सोचें कि पोलराइज करने के लिए क्या गया, नहीं, संविधान को चैलेंज कर दिया गया है कि अब हमारे लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से बृजभूषण सब कुछ करके बच के निकल गए, वैसे अब सदन के अंदर हाथापाई करके, मार के, गाली बककर, कटुआ मुल्ला पाकिस्तानी कह के कल को ये कदम
आगे बढ़ेंगे तो इसके जद में दलित और पिछड़े भी आएंगे। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि उनकी भी जांच होनी चाहिए। किन होने? निशिकांत दुबे कह रहे हैं दानिश अली की भी जांच होनी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है उसकी तो जांच होनी चाहिए, वो उच्च जगह है। जांच ही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने उनके दिए गए बयान को तो सार्वजनिक किया नहीं, आपने बताया नहीं, आपने संसद के उस रिकॉर्ड से निकाला नहीं, लेकिन आपने इस बयान को बाज़ाब्ता होने दिया और तमाम सम्मानित सदस्य बैठे थे। 10 बार गाली दी गई, एक बार नहीं, लगातार 3 मिनट तक गाली दी गई। आप बराबर में बैठ के पूर्व कानून मंत्री हंस रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे हैं, सदन हंस रहा और तमाम विपक्ष के नेता चुप हैं। उसी वक्त सबको खड़ा होना चाहिए था, उसी वक्त माफी मंगवानी चाहिए थी, उसी वक्त विरोध करना चाहिए था, उसी वक्त वॉकआउट करना चाहिए था। तो मामला ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये बात मैं देश के लोगों को बताता हूँ। ये मामला संविधान का है, संवैधानिक व्यवस्था का है, डेमोक्रेसी का है। क्या डेमोक्रेसी हमारी मजबूत है या कमजोर है? ये रमेश बुधूड़ी के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों को चैलेंज किया गया है कि 24 के बाद में हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। पूरे दलितों को चैलेंज किया है उस बुधूड़ी के माध्यम से कि हम तुम्हारा 24 में अगर हम आने वाले कुछ बताएंगे जी, ऐसा क्या करने वाले हैं? नहीं वो कुछ भी कर सकते, दे कैन डू एनी डैम थिंग, दे डैम केयर ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट में उन्हें मतलब कोई डर नहीं है, पार्लियामेंट में गाली गलौज कर सकते हैं, भद्दी गालियां दे सकते हैं, एक सांसद को दे सकते हैं। तो आम मुसलमान का क्या असर हो सकता है इस देश में, आप समझ लीजिए। तो ये निश्चित तौर से ये चैलेंज है। अगर कुंवर दानिश 5 दिन का सेशन बुलाया था लेकिन 4 दिन में ही खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनको नया बनाया हुआ बिल्डिंग दिखाना था और उस बिल्डिंग में ऐसा क्या है मुझे तो मालूम नहीं हुआ। और यहां तक उस बिल्डिंग को दिखाने के लिए बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को ये कहा गया, ये देखिए हमने नया बिल्डिंग बनाया, आप आइए। तो लोग भर भर के बसों में आए, उनको दिखला रहे, फोटो निकाल रहे, एक्टर आए, एक्ट्रेस आए, सभी को बता रहे। अरे जो लोकसभा और राज्यसभा ये चर्चा करने की जगह है, एग्जीबिशन करने का नहीं है। यह चर्चा करके लोगों के समस्याओं को हल करने का है। तो ये तो करे नहीं। महिला बिल लाए, जब हमने लाया था, जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने महिला बिल लाया, इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध बीजेपी ने किया। इससे पहले राजीव गांधी जी ने लाया था, उसका विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। और ये लोग, इनकी ना नीयत साफ है, इनकी नीति ठीक है, सिर्फ भाषण करना। और उन्होंने अजीब क्या एक बहुत बड़ा हासिल किए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, महिलाओं से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो महिला बिल हमने भी सपोर्ट किया, क्योंकि कल के दिन कांग्रेस जो बिल ला रही थी, अब आया तो ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना, इसीलिए हम सब मिलके उसको सपोर्ट किए, पास हुआ। अब कब आएगा वो, कब इंप्लीमेंट होगा? 2030 में, 2029 का जनगणना भी देखेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन देखेंगे, उसके बाद ये बिल इंप्लीमेंट। तब तक 10 साल की बात वो कर रहे हैं। 10 साल में ना मोदी रहेंगे ना बाकी के लोग रहेंगे। अरे आज उसीलिए राहुल गांधी जी बोले, सोनिया जी बोले, मैं बोला कि पार्लियामेंट में उसको अब भी लागू करो,
तो गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए कि एक आतंकवादी को आपने कैसे बैठा दिया पार्लियामेंट में, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। हम ये कहते हैं कि जो व्यवस्था है हिंदुस्तान में 2014 के बाद कानून का राज नहीं है। कभी किसी तबरेज की लिंचिंग होती है, कभी किसी अलीमुद्दीन की लिंचिंग होती है सिंबॉलिक। और दुर्भाग्य है उस वक्त हम नहीं सचेत हुए थे कि जब एक कैबिनेट मिनिस्टर बानों के बलात्कारियों को लड्डू खिला के माला पहना के अभिनंदन किया जाता है तो भारतवर्ष को यहां पहुंचा दिया। और मैं एक बात आपको कहता हूं, अति का हमेशा अंत होता है। मेजॉरिटी कम्युनिटी की भी हमारी मां बहनों को न्याय नहीं मिला, जंतर मंतर पर तड़पती रही। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कवरेज भी किया मगर उनको न्याय नहीं मिला। बादशाह वक्त खामोश है। और दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि संसद में लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटना घटती है और प्रधानमंत्री खामोश है। अभी तक निंदा का एक शब्द नहीं बोला है प्रधानमंत्री ने। तो भारतवर्ष की जो जनता है वो देख रही है और लोकतंत्र में समय पर जवाब दिया जाता है। हम तो डिमांड करेंगे कि कानून का राज कायम हो और वैसे सांसद पर कानूनी कार्रवाई हो। मगर हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि भारतवर्ष का हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो। तमाम यूनिवर्सिटीज पर दमन हुआ, हर तरह से हुआ, समाज को तार तार कर दिया गया। मुझे लगता है इस बात का पूर्ण विश्वास है कि 2024 में भारतवर्ष की साझी विरासत और संस्कृति से प्रेम करने वाली जनता, यहाँ के लोकतंत्र और संविधान को मानने वाली जनता इस तरह से नकारात्मक सोच वालों का बहिष्कार करेगी। देश में फिर से एक बेहतर सरकार बनेगी, तब न्यायपूर्वक काम होगा। संसद भवन तक पहुंच गई तो इनका मतलब इनके यहाँ पे तलवार अटक गई है। पहले हमारे थी, अब इनके पे तलवार अटकी हुई है। भाई संसद में ही कहलवाएंगे तब जाके देश सुनेगा। नीचे तो अरे नफरत, इनकी जो शहनशाही नफरत वही तो टिकी हुई है। जिस दिन इन्होंने भाईचारा बना दिया, 90% समाज इकट्ठा हो गया तो इनको तो देश छोड़ना पड़ जाएगा। मुझे तो नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, मुझे तो संविधान चाहिए। मैं सबके बराबर हूँ। अगर मैं पढ़ गई हूँ तो मैं अगर कमा रही हूँ तो मैं सबके बराबर हूँ। मुझे ना चाहिए हिंदू राष्ट्र। सोशल से मिटा दिया है संविधान से। इन्होंने तो गौतम बुद्ध को भी देश से भगा दिया था, लेकिन क्या भाग गए क्या? है कण कण में बुद्ध है, कण कण में संविधान है। ठीक है, कण कण में सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त महान है।